गुड मॉर्निंग 11th के बच्चों, कैसे हैं सब। होप करता हूं इस कोरोना काल में सब तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो है आपको मैंने बताया था, फंडामेंटल यूनिट्स आपको मैंने बताई थी 7 होती हैं। कितनी बताई थी बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स? 7। और ड्राइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारी हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 थी, लेकिन उसमें 2 आज और ऐड कर रहा हूं। तो ये 2 मैंने उस समय क्यों नहीं बताई? इसका मुख्य रीजन है, इसका मेन रीजन है ये कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे सीखो कि आप लोग 10th पास करके आए हो। क्या आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा मेटल बताओ जो सॉलिड है? डेफिनेटली नॉट। ऐसा मेटल बताओ जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? डेफिनेटली नॉट। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपसे ऐसा तो पूछा जा सकता है डेफिनेटली कि ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप बताओगे मरकरी। एक्सेप्शंस जो रूल से डिफरेंट है। तो उसी तरीके से ये जो 2 यूनिट आपको बताने जा रहा हूं, ये बाकी 7 से लिटिल बिट डिफरेंट है। लिटिल बिट डिफरेंट कैसे? उन 7 के पास यूनिट्स के साथ साथ डायमेंशंस भी थी, लेकिन इन 2 के पास यूनिट्स तो हैं, डायमेंशंस नहीं है। कुछ बात समझ में आई? एक बार फिर एग्जांपल देता हूं मैं। ऐसे मान के चलो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग दिमाग में सोचना। हम लोग अभी कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सोचिएगा। क्या मैंने स्टेटमेंट बोली, ऑल बॉयज आर ह्यूमन बींग्स। ये बात सही है? डेफिनेटली। अब मैं बोल रहा हूं ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉयज। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि देयर आर सम गर्ल्स आल्सो। उसी तरीके से ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज डायमेंशन। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशन है, उनके पास यूनिट जरूर होगी। मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज which have units may or may not have dimensions। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट्स हैं, जरूरी नहीं है डायमेंशंस हों। और एग्जांपल है इनके प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसी तरीके से सेकंड की बात करते हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। मार्कर चेंज कर देता हूं अपना। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions must have units। उनके पास यूनिट्स जरूर होंगी। जिसके पास डायमेंशंस होंगी, यूनिट्स जरूर होंगी, लेकिन जिसके पास यूनिट्स हैं उसके पास डायमेंशंस नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये दोनों। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। क्या होता है प्लेन एंगल और क्या होता है सॉलिड एंगल। वीडियो पॉज करके आप लोग ये नोट डाउन कर लेना, आपके काफी काम का आएगा। तो बात करते हैं बच्चों, क्या है प्लेन एंगल और क्या है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आप लोग पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो सर? आप बोलोगे सर हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं, 11th में तो आए। अरे सेक्टर नहीं पढ़ा था मैथ्स में? सेक्टर और सेगमेंट, आपने एरिया भी निकाला था सेक्टर और सेगमेंट का। वही चीज अगर मैं किसी सर्कल को, देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं प्लेन एंगल। अगर किसी सर्कल का आपने ऐसा कोई हिस्सा काट डाला, ये तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ऐसा नजर आएगा। तो बस ये जो एंगल बना ये प्लेन एंगल कहलाएगा, थीटा। अब सॉलिड एंगल क्या हुआ सर? फिर मान लो आपके पास कोई कोन है, कोन है, कोन। अरे कोन है, कोन है, शंकु, जैसे मेहंदी की कीप होती है। अब इसमें अगर जब आप मेहंदी निकालना चाहते हो तो यहां से आप हल्का सा कट करते हो ऐसे,
आपने कट कर दिया तो ऊपर भी ऐसे मुंह बन जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर आपने इसको मान लो बड़ा सा कट कर दिया, तो यहां पर ये ऐसे बड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं मैं ऐसा। ये तो है केवल बोर्ड पर बनने वाला एंगल, लेकिन ये 3D एंगल हुआ ना सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एंगल माना जाएगा बच्चों, ये सॉलिड एंगल माना जाएगा। कुछ बात समझ में आई? जैसे आपकी मेहंदी की पोती आप ऊपर से काटते हो तो वो सर्कल की फॉर्म में बनता है, खुद अपने आप में एक सर्कल है, जबकि ये पूरी फिगर ही सर्कल का हिस्सा है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ये कैसा होगा, क्योंकि ये सॉलिड फिगर से मिला। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन इज ए सॉलिड फिगर, 3D फिगर, और उस 3D फिगर का जो ये एंगल हुआ ये कहलाएगा आपके पास सॉलिड एंगल। कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको भी थीटा से दिखा सकते हैं कि नहीं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको फाई से दिखा दो, जस्ट इसीलिए क्योंकि इसको हमने थीटा से दिखा दिया। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको आप थीटा से नहीं दिखा सकते। अगर एक न्यूमेरिकल आया सॉलिड एंगल का तो वहां पर थीटा से दिखा दो। अगर आपके पास एक ही न्यूमेरिकल में दो पार्ट आ गए सॉलिड और प्लेन के, तो डेफिनेटली आप अल्फा बीटा से, थीटा या फाई से, अलग अलग चीजों से दिखाओगे। तो यहां पर थीटा का मतलब क्या हुआ, ये हो गई ये वाला हिस्सा। देखो ये रेडियस होगी ना, और ये होती थी लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये आर हो गया और ये हो गया एल। तो थीटा आपके पास यहां पर निकल के आएगा एल अपॉन में आर। मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जानते होंगे। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। थीटा आ गया आपके पास प्लेन एंगल। यहां पर आपके पास क्या होता है, जैसे यहां पर आपके पास एल था नीचे वाला हिस्सा, यहां पर आपके पास नीचे जो है वो केवल लेंथ थोड़ी ना बन रही है, ये एक सर्कल बन रहा है फिर से अपने आप में। तो इसको हम बोलेंगे एरिया। यहां पर अगर मैं फाई ले लूं तो नीचे वाला जो है वो एरिया, और जैसे आपने यहां पर एल आर लिया था, यहां पर आप लोगे रेडियस तो होगी ना, ये किसी सर्कुलर कोन वाले हिस्से की कोई रेडियस है ये, तो ये आपके पास आर अगर मैं बात करूं तो नीचे आएगा आपके पास एरिया। इसकी डेफिनेशन कभी नहीं आती है कि डिफाइन करो जो आपके पास प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है, इसकी डेफिनेशन नहीं आती है। केवल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये अगर आपके पैरेलक्स मेथड में बहुत इंपॉर्टेंटली काम में आने वाला है। थीटा जो प्लेन एंगल है इसकी यूनिट होती है रेडियन, रेडियन सॉरी, और इसको हम RAD से दिखाते हैं, और इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, इसको हम SR से दिखाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं आज हमने क्या सीखा। थोड़ा सा भी और पढ़ा रहा हूं, अभी भागने मत जाना कहीं पर। हमने क्या सीखा कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट्स हैं, जरूरी नहीं है कि डायमेंशंस हो। जैसे कि ये, इसके पास यूनिट है स्टीरेडियन, इसके पास यूनिट है रेडियन, लेकिन दोनों की कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन जिसके पास डायमेंशन है उसके पास शॉर्ट 100% क्या होगी, उसके पास यूनिट जरूर होगी। थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, L/R, और थीटा की यूनिट क्या है, रेडियन। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क, और R हो गई रेडियस। यहां पर आपने क्या पढ़ा, शंकु वाला कोन वाले हिस्से में ये है आपके पास सर्कुलर एंगल, थीटा आपने पढ़ा एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। आप ध्यान से देख सकते हैं एल की यूनिट हो गई मीटर, आर की यूनिट हो गई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, आर हो गया मीटर और उसका भी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, सॉरी डायमेंशंस नहीं है। यूनिट हमने क्या बोली, रेडियन और स्टीरेडियन। अब वापस कम टू द पॉइंट, इसको तो हो गया काम, इसका इतना ही आपके सिलेबस में। वापस आते हैं यहां पर कि थीटा इक्वल्स टू L/R जो आया, ये जो रेडियन आया, थीटा की यूनिट तो बच्चों बचपन से आपने पढ़ रखी है डिग्री। थीटा की यूनिट जो आपने पढ़ रखी है बचपन से वो कितनी पढ़ रखी है, डिग्री। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेडियन, तो या तो मैं पागल हो गया या फिर आपको मैं उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूं। ऐसा दोनों बात नहीं है, ना मैं पागल हुआ ना आपको उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूं बच्चों। एक ही चीज की दो अलग अलग यूनिट्स पॉसिबल है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती होगी तो हाइट को हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं, वैसे आमतौर पर हम अपनी इंचेस में बताते हैं। मेरी हाइट मान लो 5 फुट 9 इंच है, मान के लो है भाई 5 फुट 9 इंच है, लेकिन अगर मैं आर्मी में या मिलिट्री में या डिफेंस में भर्ती होऊंगा तो वहां पर मुझे सेंटीमीटर्स में नापा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंच फीट का सेंटीमीटर से कोई ना कोई रिलेशन तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके इस रेडियन का और आपके डिग्री का भी कोई ना कोई रिलेशन होगा क्या, पढ़ते हैं। आपका उन दोनों का भी रिलेशन होता है, और वो क्या रिलेशन है आइए देखते हैं।
क्या रिलेशन, देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम जब कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कितना डिग्री ड्रॉ करते हैं बच्चों, 360। और अगर मैं पाई की फॉर्म में बात करूं, पाई की फॉर्म में मींस रेडियन की फॉर्म में बात करूं, तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगुलर वाले पार्ट में पाई की वैल्यू आपने मेंसुरेशन में क्या पढ़ी है, आपने एलजेब्रा में क्या पढ़ी है, एलजेब्रा में आपने पाई की वैल्यू पढ़ी है 22/7 या फिर 3.14। लेकिन हम जब ट्रिग्नो की बात करेंगे या फिर एंगुलर वाले किसी भी मैथ की बात करेंगे तो पाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 180। ये ध्यान रखना 180 डिग्री। तो एक पाई का मतलब 180 और 2 पाई का मतलब 360। तो यही तो रिलेशन है, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, या बोला जाए पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, या बोला जाए 1 पाई, ये 2 पाई के ऊपर रेडियन है। ध्यान रखना यहां पर जैसे मैंने डिग्री लगाया, रेडियन के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं। किसी बुक के अंदर ऐसे डैश मारा हुआ है, मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, किसी के अंदर ऐसे सी लिखा हुआ है, छोटा सा सी, और किसी के अंदर डायरेक्टली ऐसे लिख दिया 2 पाई RAD, तो वो आप समझ जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, 1 पाई रेडियन 180 डिग्री, और 1 पाई रेडियन 180 डिग्री, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 1 पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। तो अगर आप पाई से 1 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास पाई रेडियन 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 हो गई है, क्योंकि वो एंगल से निकलकर कहां चला गया है, वो एंगल से निकलकर अब एलजेब्रा में चला गया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 डिग्री, ये आ गया पाई अपॉन में 180 रेडियन, इस तरीके से। तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसी के ऊपर बेस्ड। टिल देन गुड बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग आराम से ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में कोई भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय।